हेलो दोस्तों, साकार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक पटेल और प्रीलिम्स की परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। अब सीजीपीएससी मेंस की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सीजीपीएससी 2022 में क्वेश्चंस प्रीलिम्स में काफी टफ आए थे और इस हिसाब से अगर आप कट ऑफ के बारे में सोच रहे हैं तो 85 नंबर से ज्यादा अगर किसी के आ रहे हैं तो समझिए कि आपको मेंस देने का मौका मिल सकता है। हाँ दोस्तों, अगर आप 85 नंबर से ऊपर ला रहे हैं इसका मतलब है कि आपको मेंस की तैयारी तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि आप सभी को यह मान करके चलना चाहिए कि मेंस की तैयारी बहुत ही एक लंबी प्रक्रिया है और ये हल्के में नहीं ली जा सकती। इसलिए मेरी तरफ से आपको कुछ सलाहें हैं जो पेपर्स को हैंडल करने में आपकी बहुत मदद करेंगी। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, मार्च सेकेंड वीक में साकार एकेडमी की ओर से मेंस की कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। आप रजिस्ट्रेशन करा के इन कक्षाओं को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलेंगी। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस की बात अगर हम लोग करें तो प्री के बाद मेंस के लिए 3 महीने या उससे थोड़ा सा ज्यादा बस टाइम मिलता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि विवादों की वजह से, आरक्षण संबंधी कंफ्यूजन की वजह से हमको मेंस के लिए ज्यादा समय मिल जाएगा, परीक्षाएं टल जाएंगी। तो ये चीजें दिमाग से निकाल दीजिए। अचानक इन सभी समस्याओं का रिजोल्यूशन हो जाएगा और फटाफट आपको मेंस की तैयारी में लगना पड़ेगा और तब शायद उतना समय ना रहे। तो दोस्तों, 7 पेपर है हमारे पास। सबसे पहला पेपर है भाषा का। लैंग्वेज के पेपर का ट्रेंड ये है दोस्तों कि इंग्लिश जो है वो सामान्य, आप स्टडी जो करते हैं किसी भी एक मार्केट से बुक उठा लीजिए, स्टडी कीजिए, वो आसानी से बन जाएगा। छत्तीसगढ़ी के क्वेश्चन भी रेंज में पूछे जा रहे हैं। सबसे कठिन है हिंदी। तो दोस्तों, ये टाइम है हिंदी पढ़ने का और हिंदी में भी विशेष रूप से अपने शब्दों के उपयोगों को तैयार कीजिए। समास और संधि से संबंधित प्रश्नों को गलत मत कीजिए और विशेष रूप से आप हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़िए क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास और साहित्यकारों से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ी का सवाल है, छत्तीसगढ़ी के लेखकों को और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ी के लेखकों की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जहां तक कि महिला रचनाएं भी शामिल है, इन सबको महिला रचनाकारों के बारे में भी आप जो है पढ़िए। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ी में पत्र लेखन को भी आप तैयार कीजिए जो कि हिंदी पत्र लेखन के बराबर महत्व रखता है। तो पत्र लेखन आपका रेडी होना चाहिए। दूसरे पेपर की ओर हम लोग आगे बढ़े तो निबंध का पेपर है। निबंध के पेपर के लिए अलग से फैक्ट्स इकट्ठा करना बंद कीजिए। अलग अलग स्रोतों से आपको निबंध के बहुत सारे टॉपिक मिल सकते हैं। निबंध पेपर 2 हिस्सों में रहता है। पहले हिस्से में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, दूसरे स्तर में स्थानीय स्तर के मुद्दे रहते हैं। तो दोनों भागों को हैंडल करने का तरीका यह है कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की एक सूची तैयार कीजिए, उनको क्लासिफाई कर लीजिए और दूसरे तरफ स्थानीय स्तर के मुद्दों की भी एक सूची तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से आपको कम से कम 20-20 टॉपिक्स जो है वो रेडी करने चाहिए और इतने में जाहिर सी बात है कि आपका निबंध आ जाएगा। और ये टॉपिक्स आपको आसानी से आपके टेस्ट सीरीज इत्यादि के माध्यम से मिल सकते हैं जो टीचर्स गेस कर रहे हैं। इसके अलावा अपने आसपास आपको जो सूचनाएं मिल रही है, जो आपने प्री की तैयारी की है उससे आपको जो इंफॉर्मेशन मिला है, वो भी आपका जो है निबंध के लिए बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है। आपको पूरा पूरा निबंध लिख करके तैयारी नहीं करनी चाहिए। मेरा ये सलाह है कि आप हफ्ते में एक बार राष्ट्रीय स्तर के एक मुद्दे पे निबंध लिखें और स्थानीय स्तर के एक मुद्दे पे निबंध लिखें और कम से कम 2 निबंधों की स्ट्रैटेजी आप जो है तैयार करें। तो हर हफ्ते एक निबंध लिखें और एक निबंध की स्ट्रैटेजी तैयार करें। अगले हफ्ते आप वीकेंड्स में समय चुन करके स्थानीय स्तर का एक निबंध लिखें और एक निबंध की स्ट्रैटेजी तैयार करें। देखिए दोस्तों, निबंध की स्ट्रैटेजी हम लोग तैयार करते हैं तो निबंध का ओपनिंग होता है प्रस्तावना से, फिर निबंध का मुख्य भाग होता है जिसमें उस मुद्दे के कारण और उससे संबंधित अन्य पहलुओं जैसे उसके प्रभाव और उसके निवारण से संबंधित हम लोग चर्चाएं करते हैं और उपसंहार लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि कवियों की कविताएं लिखने से, डेटा लिखने से निबंध बेहतर बन सकता है, तो पेपर 5 अर्थव्यवस्था और ज्योग्राफी के क्षेत्र से आपको बहुत सारे ऐसे डेटास मिल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आंकड़े मिल सकते हैं जो इसमें आप डाल सकते हैं। और जहां तक कवियों की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन, दुष्यंत कुमार और जयशंकर प्रसाद जैसे ढेर सारे कवियों की कविताएं जो हैं वो नेट पे अवेलेबल हैं। मोटिवेशनल लाइंस बाय पोएट्स या कवियों की प्रेरणादायक पंक्तियां, ऐसा अगर आप सर्च करेंगे आपको ढेर सारे स्लाइड्स, बहुत ढेर सारी लाइनें आपको मिल जाएंगी। वहां पर से कम 4-5 लाइनें उठा लीजिए और
बहुत सारी कविताओं की जरूरत नहीं पड़ती है, बस 2-3 कविताएं हैं, अलग-अलग जगह आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटिवेशनल लाइंस की, शायरीज़ की जरूरत पड़ती है जो कि नेट पे आसानी से हम लोग को मिल जाती है। फॉर एग्जांपल दुष्यंत कुमार की एक लाइन है कि हो कहीं भी आग पर यह आग जलनी चाहिए। मेरे सीने ना सही पर तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए। तो ये जो आग जलनी चाहिए, परिस्थितियां बदलनी चाहिए, इस तरह की बातें हम लोग अक्सर निबंध में करते हैं ताकि लोगों को उम्मीद मिल सके कि इससे भी बेहतर समाज की स्थापना की जा सकती है। तो इस तरह की पंक्तियों का आप इस्तेमाल करेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस करने का प्रयास करेंगे। निबंध का जहां तक सवाल है, बहुत ज्यादा समय निबंध को देने के बजाय निबंध के ऊपर चिंतन करने की प्रवृत्ति विकसित कीजिए और मेरी सलाह है कि वीक में 1 दिन ही निबंध के ऊपर काम कीजिए। इसके बाद पेपर 3 जो है सबसे लेंदी पेपर है। हिस्ट्री पहले यूनिट में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे यूनिट में आता है और तीसरे यूनिट में छत्तीसगढ़ का इतिहास है। तो इस पूरे पेपर पे बहुत ज्यादा समय आपको नहीं देना चाहिए। प्री में जो मटेरियल आपने हिस्ट्री के लिए पढ़ा है, आप एक बार फिर से उसको पढ़ लीजिए। बस आपको यहाँ पे लिखने का प्रैक्टिस करना है। तो जैसे ही आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, आप ये कोशिश कीजिए कि कुछ जो प्री का मटेरियल है वही आप मेंस में पढ़ें और कुछ टॉपिक्स को जो है उठा करके उस पे आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें। ध्यान रखिएगा हिस्ट्री के आंसर्स 100 वर्ड्स के होने चाहिए। 100 वर्ड्स के आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के आंसर्स आप हैंडल कर लेंगे। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, सिर्फ 50 नंबर का वेटेज है, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम इसको नहीं देना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार, जैसे कि भाग 5 संघ का संविधान, केंद्र राज्य संबंध, आपातकालीन उपबंध, संविधान संशोधन, इन्हीं कुछ टॉपिक्स पे फोकस कीजिए और बाकी टॉपिक्स को प्री में जो आपने पढ़ा है उसके भरोसे छोड़ दीजिए। जैसे ही आपके सामने प्रश्न आएगा, प्री में से जो आपको याद है बस उसी के बेसिस पे लिखना है। तो ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नए नोट्स नहीं बनाने हैं, प्री का ही मटेरियल पढ़ना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और लेखन का आपका क्षमता 100 वर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यादा समय नहीं देना है। इसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत कम क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप जो है अपने आसपास होने वाले टेस्ट पेपर्स को छानिए और उन टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बेसिस पे प्रिपरेशन कीजिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाइए, वहां जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन है उनको प्रिपेयर कीजिए। वो सब क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा एंड टू एंड पढ़ने की जरूरत नहीं है। उन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। तीसरा यूनिट छत्तीसगढ़ का इतिहास है। तो पेपर 3 यूनिट 3 में वहां भी आपको चिंता की जरूरत नहीं है। जो आपने प्री में पढ़ा है वही मेंस में काम आने वाला है, नया मटेरियल नहीं है। बस आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। तो ध्यान रखिएगा, पेपर 3 को कवर करने के लिए आपको 1 महीने से ज्यादा समय नहीं देना है। इनफैक्ट आप 3 हफ्ते में इसको खत्म करने का टारगेट रखिए। नया मटेरियल मत पढ़िए, प्री का ही मटेरियल पढ़िए और आंसर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे क्या है कि आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और उसके साथ साथ आपके लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और वो ये टॉपिक्स जो है वो इनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, काफी भरोसा रखते हैं, प्री में काफी कुछ आपने इसकी पढ़ाई की हुई है, तो आपको इसमें ज्यादा समस्या नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, पेपर 3 का सार यही है कि इसमें ज्यादा समय नहीं देना है क्योंकि ये पूरे सिलेबस के बराबर वेटेज रख लेता है कई बार। इसके बाद आते हैं हम लोग पेपर 4 में। विज्ञान। विज्ञान जो है ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको अक्सर हम लोग प्री में बहुत कम पढ़े रहते हैं, इसलिए मेंस में ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ती है। विज्ञान में भी आपको ध्यान रखना है कि सन 2012 से जब से नए पैटर्न में एग्जाम शुरू हुआ है, वहां से लेके अब तक के साइंस के सारे क्वेश्चंस अगर आप निकाल लें तो 100% चांस है कि वहां से क्वेश्चंस रिपीट होंगे और ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिससे कि आप आसानी से 60 to 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पे। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का आंसर लिख करके उनको तैयार कर लें। इसके अलावा बाकी टॉपिक्स को ग्रुप स्टडी करें क्योंकि साइंस में अकेले स्टडी करने में कई बार प्रेशर बढ़ जाता है। साइंस के बाद मैं इन्वायरमेंट की बात करूंगा, पेपर 4 यूनिट 3। इन्वायरमेंट का जो हिसाब किताब है वो कॉमन सेंस पे चलता है, यानी कि आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो नई तकनीकी से संबंधित हो, पर्यावरण के सुधार से संबंधित हो। इसके अलावा आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित काफी क्रिटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जो एकदम यूनिक क्वेश्चन है जो आपके पहुंच से बाहर है उनको तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन एनवायरनमेंट जो है इसके बारे में जितने भी संधियां हुई हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे संबंधित नोट्स आप मार्केट से उठाइए, रिवाइज कर जाइए और अपने पे भरोसा रखिए कि क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आप आंसर लिख पाएंगे। और इसके लिए आपको पर्यावरण से संबंधित कम से कम 15 से 20 प्रश्नों के उत्तर लिख करके प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रत्येक उत्तर 100 शब्दों का रहेगा।
इसके अलावा टेक्नोलॉजी से संबंधित मुद्दों को आप सिर्फ पढ़ लीजिए, उस पे लंबा-चौड़ा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत वाइड पेपर है। सिर्फ आपको टॉपिक्स पता हो, तो आप टू द पॉइंट लिख सकते हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी के पेपर में टर्मिनोलॉजीज का बहुत ज्यादा रोल है, और आपको टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं पढ़ना है कि आप उसको समझा सके, उसके नीटी ग्रिटी उसके अंदर की बातों को समझाए, नहीं। आपको टेक्नोलॉजी इस दृष्टिकोण से देखना है कि उससे हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है। खासकर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, कंप्यूटर तकनीकी, कृषि तकनीकी, और इसके अलावा बायो बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इनके क्षेत्र में जो भी काम हो रहे हैं, उनका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ रहा है, इसी दृष्टिकोण से इस पेपर को पढ़िएगा। और हर एक टेक्नोलॉजी का कम से कम 5 इस्तेमाल जो है आप पॉइंट आउट कर लीजिए और उसको रट डालिए। यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो इस तरह से यूनिट 3 एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी में आप ज्यादा नंबर हासिल करेंगे और अंततः जो है बाकी लोग को बीट कर देंगे। पेपर 4 में जहां तक मैथ्स का सवाल है, मैथ्स और रीजनिंग में जो आप प्री का मटेरियल पढ़ रहे हैं वही पढ़िए। कुछ टॉपिक्स जो ऐड होते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा यानी कि त्रिकोणमिति, और आपका बीजगणित इत्यादि है, गणितज्ञों के बारे में है, वैदिक गणित है। इन सबको जो है आप खास मेंस के समय में पढ़िए, बाकी चीजों में भरोसा रखिए कि प्री के बेसिस पे तैयार हो जाएगा। ज्यादा टेंशन मत लीजिए। तो आपको पेपर 3 और 4 में लिमिटेड टाइम देना है, यही आपका टारगेट होना चाहिए कि भले ही लिमिटेड सेक्टर कवर करें, लेकिन प्रॉपर कवर करके उसको फाइनल करें और साइड में रखें। मतलब पूरे 3 महीना इन सब्जेक्ट्स को नहीं चलाना है। पेपर 3 और 4 आपका समय बहुत लेगा, समय कम देना है इनको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, कुछ टॉपिक्स को बहुत गहराई से और बाकी टॉपिक्स को हल्के से पढ़ना है। जहां तक पेपर 5 का सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है आपको। भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में बेसिक इंडिकेटर्स पता होना चाहिए। तो मार्केट में जो मटेरियल अवेलेबल है, बड़ी आसानी से आप उससे अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन समझ सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट पेपर आपके बड़े काम आएगा। जितने भी टेस्ट पेपर मार्केट में है, कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न इकट्ठा करने का, और उन प्रश्नों के आंसर पर डिस्कस कीजिए। हर आंसर लिखने की जरूरत नहीं होती है, डिस्कस कीजिए। और इसके बाद अगला यूनिट आता है, दूसरा यूनिट पेपर 5, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है, इससे संबंधित प्रश्नों को हैंडल करना सबसे कठिन रहा है। इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ा है, छत्तीसगढ़ का भूगोल आपने पढ़ा है। तो छत्तीसगढ़ का भूगोल और छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसके आधार पे, आर्थिक समीक्षा के आधार पे आप जो है इन प्रश्नों को हैंडल कर सकते हैं। यहां पर भी आपको आंसर लिखने के प्रैक्टिस के साथ साथ डिस्कशन करना है। जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पे, आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों पर डिस्कशन करता है, प्रत्येक चैप्टर के ओपनिंग में 3-4 लाइनें जो लिखी रहती है या 8-10 लाइन, उनको पढ़ता है, उनको आपस में जब आप डिस्कस करते हैं, तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का एक खाका आपके सामने आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको डिस्कस करना है, बोल बोल करके प्रैक्टिस करना है, तब कहीं जाकर के आप लिख पाएंगे। पेपर 5 यूनिट 3 की बात करें, छत्तीसगढ़ और भारत का भूगोल। तो छत्तीसगढ़ और भारत का भूगोल जो है, ये दोनों आपने प्री में पढ़ा है, मेंस में आपको बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के भूगोल को अच्छे से एक बार प्री के मटेरियल को रिवाइज कर लीजिए, आप आंसर आसानी से लिख सकेंगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आर्थिक समीक्षा के आंकड़ों को आप यूनिट 3 के क्वेश्चंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही तो बेनिफिट है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन भी इस सेक्शन में काफी पूछे जा सकते हैं, आप लोग इसके लिए हमेशा तैयार रहिए। तो ये तो हुई पेपर 5 की बात। पेपर 6 जो है, ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। पहला यूनिट है हमारा फिलॉसफी। फिलॉसफी एक ऐसी चीज है जिसका पेपर बहुत वास्ट है। अगेन, जब भी पेपर वास्ट होता है, तो आप लोग ग्रुप बना करके आपस में 4-4 टॉपिक बांट करके एक दूसरे के साथ डिस्कस करके इस पेपर को तैयार कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस कर रहे हैं, तो आप अपने टीचर से ज्यादा सवाल पूछिए, क्योंकि फिलॉसफी में एक बार आपने कुछ चीजें समझ ली, तो समझिए कि हमेशा आपको उसको छापना है। क्योंकि फिलॉसफी जो है, एकदम मैथमेटिक्स की तरह है, एक बनेगा जैसा वैसा ही बनेगा, जैसा टीचर ने पढ़ाया वैसा ही छापना है, जैसा आपको समझ में आया वैसे ही लिखना है। आप अपने हिसाब से उसमें इन्वेंशन नहीं कर सकते। तो फिलॉसफी में जो फिलोसोफर्स हैं, स्पेशली जिन फिलोसोफर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन फिलोसोफर्स को उठाइए, उन दार्शनिकों को उठाइए, और उन दर्शनों को पढ़ करके आप जो है अपना अपने नोट्स बनाइए और अपने नोट्स को पेपर में छाप के आइए। तो दर्शन में आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उसको पेपर में छाप के आना है। लेकिन पेपर चूंकि बहुत लेंदी है, इसलिए आप अपने टीचर्स, अपने नोट से कंसल्ट कीजिए और लिमिटेड अमाउंट में नोट्स बना करके और उसको छापने के लिए तैयार रहिए। हाँ, अगर उससे संबंधित कोई दाएं बाएं से क्वेश्चन पूछता है, ऐसा प्रश्न पूछता है जो एकदम से क्लियर करना मुश्किल हो, तो आप जो है यहां पर कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय दर्शन पे ज्यादा फोकस करें। भारतीय दर्शन से आने वाले प्रश्न जो हैं, उसमें आपको अपनी समझ दिखाने का ज्यादा मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन हर एक दर्शन जो है, इसके बारे में आपको कम से कम 4 लाइनें तो पता होनी ही चाहिए।
ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग समाजशास्त्र में। समाजशास्त्र एकदम कॉमन सेंस का पेपर है। समाजशास्त्र की जो मौलिक अवधारणाएं हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। मौलिक अवधारणाएं अगर आप समझ गए तो उसके बाद बाकी के पेपर को आपको सिर्फ कॉमन सेंस के बेसिस पे लिखना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, समाजशास्त्र को बहुत गहराई से पढ़ने के बजाय उसकी मौलिक अवधारणाओं को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आप तेजी से उस पेपर में अपना कॉमन सेंस यूज कर करके आंसर लिख सकते हैं। तो समाजशास्त्र में लिखने का प्रैक्टिस बनाए रखिए। तो दर्शन शास्त्र में आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, समाज शास्त्र में बेसिक जो प्राथमिक अवधारणाएं हैं उनके अच्छे नोट्स बनाने हैं, और उसके बेसिस पे आपको खूब खूब डिस्कशन करना है। सोशियोलॉजी में बातें करने से ही आंसर लिखा जा सकता है, जबकि दर्शन में आपको बातें करने के साथ साथ लिखना भी पड़ेगा। यूनिट 3, पेपर 6 यूनिट 3 में आपके पास है छत्तीसगढ़ की संस्कृति। छत्तीसगढ़ की संस्कृति आपने जो प्री में पढ़ा है उसी के बेसिस पे मेंस में लिखना है। तो जो प्री का मटेरियल है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और तैयार रहिए कि आप मेंस में जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो प्री में समझे हैं उसको धड़ाधड़ लिख देंगे। बहुत ऑफिशियल लैंग्वेज, बहुत कलाकारी दिखाने की जरूरत नहीं होती है। जो आपकी समझ है बस वही लिखना है, और हर चीज का लिख के प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं है। इसके बाद आता है पेपर 7। पेपर 7 में आपको एकदम नई और फ्रेश चीजें मिलती हैं। यूनिट 1 में है कानून और सरकारी योजनाएं। योजनाओं संबंधी सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं पे आते हैं, इसलिए सरकारी योजनाओं को एकदम रेडी करके रखें। हर योजना के बारे में कम से कम 4 लाइनें, योजना का उद्देश्य, योजना के अंदर योजना के अंतर्गत किस टारगेट ग्रुप को, किस समूह को लक्षित किया गया है, योजना के प्रावधान की क्या उसमें लाभ दिया गया है, और योजना का परफॉर्मेंस की अभी तक क्या रिजल्ट उसका आ रहा है। ये 4 पॉइंट आपको हर योजना का रेडी रखना है। फिर आते हैं ढेर सारे सामाजिक विधान या सोशल लॉज, सामाजिक कानून जिससे कि लोगों का भला हो सकता है। तो इन कानूनों से संबंधित तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पर हर एक सामाजिक कानून के अंदर 2 पहलू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर सामाजिक कानून में कुछ संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। ये जो संस्थाएं होती हैं, ये संस्थाएं जो हैं ये हमेशा अपने एक ढांचे के साथ आती हैं और उस कानून के प्रावधानों को लागू करने का काम करती है। ठीक है। जैसे भ्रष्टाचार निवारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाती है, भ्रष्टाचार निरोधक इकाइयां हैं, सीबीआई है। जैसे मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग है। जैसे आईटी अधिनियम को लागू करने के लिए आपका आईटी अपीलीय प्राधिकरण है, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल जिसको कहा जाता है। तो इस तरह की संस्थाओं से क्वेश्चन पूछता है। संस्थाओं का ढांचा क्या है, उनका कार्य क्या है, उनकी शक्तियां क्या है। शक्तियां ज्यादातर सिविल कोर्ट की होती हैं, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कार्य मेनली पूछा जाता है। तो संस्थाएं और उनका कार्य, ये पहला पॉइंट है। कानूनों में दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, कानूनों का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सजाएं। सामाजिक विधान में आपका हमेशा सामाजिक कृत्यों या सामाजिक अपराधों के लिए सजाओं का प्रावधान रहता है। तो चाहे वो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण का अधिनियम हो, चाहे वो अस्पृश्यता अत्याचार निवारण अधिनियम हो, एट्रोसिटीज एक्ट, इन सब में सजाओं का क्या प्रावधान है उसको आप ध्यान रखिए। तो संस्थाएं और सजाएं, इन 2 चीजों पे आपको फोकस करना है यूनिट 1 में। तो पूरा कानून डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड यूनिट जो है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ के जाते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साथ खेल भी है। तो आप इसको मजे मजे में पढ़िए, आप इसको हमेशा डिस्कशन में पढ़िए। आपको आंसर लिखने की भी जरूरत नहीं है। पेपर 7 यूनिट 2 में आपको सिर्फ एक दूसरे को अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में बताना है और एक दूसरे को खेलों के बारे में बताना है, और इसी के माध्यम से आपको इतना मजा आएगा। आपको खिलाड़ियों के बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो खेल, खिलाड़ी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, इन तीनों के ऊपर में आप खूब डिस्कशन कीजिए। ये तो खाली टाइम खाने के समय का डिस्कशन है, ये घूमने के समय का डिस्कशन है, और इतने में ही आपका यूनिट 2 तैयार हो जाएगा। फिर यूनिट 3 जो है ये है शिक्षा, मानव संसाधन विकास और विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों से संबंधित प्रश्न। तो यहां पर आपको बहुत पर्टिकुलर तैयारी करनी पड़ेगी और इस सेक्शन के नोट्स जरूर बनाइए। तो पेपर 7 यूनिट 3 को आप न सिर्फ अच्छे से पढ़िए बल्कि उसके नोट्स बनाने के लिए तैयार रहिए। मानव संसाधन विकास क्या है, यूजीसी की क्या भूमिका है, एआईसीटीई की क्या भूमिका है, आईआईटी और आईटीआई में क्या डिफरेंस है, इस तरह से पिछड़े वर्गों को शिक्षा हासिल करने में क्या समस्याएं आ रही हैं, महिलाओं को क्या समस्याएं आ रही हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और जो जितने ज्यादा पॉइंट्स लिखेगा उसको उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप आंसर्स लिखें, हर एक टॉपिक पे लिखें और पॉइंट वाइज लिखें, और जो ज्यादा पॉइंट लिखेगा उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये पेपर 7 यूनिट 3 का पूरा कहानी है। तो दोस्तों, सातों पेपर का मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। ध्यान रखिएगा, निबंध के सारे आंकड़े, सारे जो संवैधानिक प्रावधान है वो बाकी के पेपर्स के नॉलेज से ही आएंगे। तो अलग से निबंध की बहुत गहराई से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पेपर 3 में टाइम लिमिटेशंस को, डिसिप्लिन को ध्यान में रखना है। पेपर 4 में आपको जो है
फोकस करके तैयारी करनी है। जहां तक कि पेपर 5-6 का सवाल है, आपको उसके लिए अलग अलग रणनीतियों की जरूरत पड़ेगी। जहां पेपर 5 प्रीलिम्स के मटेरियल से ज्यादा आता है, वहीं पेपर 6 में आपको डिस्कशन और नोट्स दोनों की जरूरत पड़ेगी। और पेपर 7 यूनिट 3 का तो मैंने बता ही दिया कि आपको लिख करके तैयार करना है। और यूनिट 1 के लिए भी आपको पर्टिकुलर अप्रोच अपनाना है, इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थाएं और सजाओं के बारे में तैयारी करके। तो दोस्तों, इस तरह से शॉर्ट में मैंने सातों पेपर को हैंडल करने की टेक्निक आपको बता दी। एक बार फिर से मैं कह दूं, साकार एकेडमी आप सभी के हर तरह की क्वेरीज के लिए ओपन है। आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है, हम लोग से पूछ लीजिए। चाहे आप हमारे स्टूडेंट हो या ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप साकार एकेडमी में आकर के हमसे मिल सकते हैं, या फिर हमसे फोन या व्हाट्सएप पे भी चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा मार्च दूसरे हफ्ते में, मार्च सेकेंड वीक में मेंस की क्लासेस शुरू हो रही हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस साकार एकेडमी में चलेंगी। आप सभी साकार एकेडमी के बिलासपुर ब्रांच में आकर के इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे सामने क्लासरूम में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मार्च सेकेंड वीक से पहले आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हम आपको प्रतिदिन की क्लास का लिंक भेजेंगे और आप यूट्यूब के माध्यम से ये क्लास हमारी देख सकेंगे। आगे चल करके ये क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में हमारे ऐप पे भी अपलोड होंगी। और जो लोग हमारे ऐप पे कोर्स खरीदते हैं, जो हमारे कोर्स ज्वाइन करते हैं, उनको ये रिकॉर्डेड क्लासेस हमारे साकार एकेडमी के एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध रहेंगी, जिसको आप अपने फोन से देख सकते हैं। तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन साकार एकेडमी का उपलब्ध है, इसको डाउनलोड करके भी आप इन कोर्सेज को देख सकते हैं। साकार एकेडमी प्रति माह 995 रुपए की फीस पर अपने सभी कोर्सेज को एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर उपलब्ध कराती है। यानी कि सारे रिकॉर्डेड क्लासेस, चाहे वो पीएससी के हो, पीएससी प्री के हो, पीएससी मेंस के हो, व्यापम के हो, सब इंस्पेक्टर के हो, ये सभी कोर्सेज के सारे वीडियोस आप जो है हमारे ऐप पे देख सकते हैं, सिर्फ 995 पर मंथ पे। तो इस तरह के सभी कोर्सेज की जानकारी यहाँ पे मैंने उपलब्ध करा दी है। और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल पीछे मत छोड़िए, जम के तैयारी कीजिए और सक्सेस हासिल कीजिए। थैंक यू वेरी मच।